What's up everyone? Welcome back to the channel. Welcome to the 100 days commerce masterclass for class 12th guys. एंड आज हम पहुंच गए हैं डे 6 पे। अब अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स तो शुरू हो गया है, तो क्यों ना बिजनेस स्टडीज भी शुरू कर लिया जाए। तो आज हम कवर करेंगे बच्चा चैप्टर नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12th और देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। बहुत ही इजी चैप्टर है एंड मैं तुम्हें सारा ऐसे 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 समझा दूंगा और चाहे कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी केस स्टडी आए, वो हम आसानी से कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं। मेन कीवर्ड्स मुझे लिखवाने हैं, मेन चीजें मैं तुम्हें लिखवाऊंगा, हेडिंग्स लिख लेना। तो जल्दी से कॉपी पेन लेके आ जाओ। लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं बच्चा। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? चैप्टर का नाम है द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर में हम लोग मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस का मतलब इंपॉर्टेंस किसका? मैनेजमेंट का। बच्चों पूरी किताब हमारे पास टोटल 12 चैप्टर्स हैं, पहले पार्ट में 8 चैप्टर्स हैं। 8 के 8 चैप्टर्स इस एक टर्म पे टिके हुए हैं। तो हमें पहले ये समझना है कि ये मैनेजमेंट क्या होता है। देखो अगर मैं इसको ब्रेक करूं ना, तो मैनेज, मैन एंड टी। नाउ व्हाट इज दिस टी? टी से हमने एक वैसे कीवर्ड जोड़ लिया, थिंग्स। ठीक है, तो हमें बेसिकली करना क्या है? हम एक अपने घर का एग्जांपल लेते हैं बेटा। अगर मैं बात करूं अपने घर की, तो क्या हर चीज की एक प्रॉपर प्लेस है कि भैया चाबी कहां मिलेगी? उधर मिलेगी। बेल्ट कहां मिलेगी? उधर मिलेगी। शूज कहां मिलेंगे? उधर मिलेंगे। रेफ्रिजरेटर कहां पे है? यहां पे है। ओवन कहां पे है? यहां पे है। पंखा कहां लगा हुआ है? एसी कहां लगा हुआ है? हर चीज की अपनी जगह है, तभी तो घर अच्छा लगता है ना? तभी तो हम घर जाके एकदम पीसफुली अच्छा फील करते हैं, राइट? तो हर चीज अपनी जगह पे होगी तो अच्छी लगेगी। इसी तरीके से हर इंसान अपनी अपनी जगह पे होना चाहिए। भाई सब लोग जाके अपने अपने रूम्स में सो जाते हैं ना, कि ये इसका कमरा है यहां सोएगा, ये उसका कमरा है यहां सोएगा। अब कोई अगर किसी और के कमरे में सोएगा तो दूसरा तो डिस्टर्ब होगा, राइट? और या फिर एक हॉल होगा बड़ा सा जिसमें सारे सो जाएंगे, तो अब कोई उसमें से मिसिंग हुआ तो भी अजीब लगेगा। तो हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया है और उस सिस्टमैटिक मैनर में हर चीज और हर इंसान और हर मतलब जितनी भी प्रोसेस, जो भी एक्टिविटी हम घर में करते हैं, हम उस सिस्टमैटिक मैनर में जब करते हैं तो हम बोलते हैं हाँ भाई मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट एक सिस्टम है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं ताकि हमारा जो भी गोल हो वो अचीव हो जाए। अब ये तो मैंने एक जनरल सेंस में आपको मैनेजमेंट समझाया कि हाँ भाई जिसके घर में सब कुछ क्लीन है, जहां पे हर चीज आसानी से मिल रही है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि यार इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अब सर बिजनेस में इसका क्या रोल है? देखो बच्चों, अगर मुझे कोई बिजनेस करना है तो मेरे बिजनेस में मेरे कस्टमर्स हैप्पी रहने चाहिए। मेरे कस्टमर कब हैप्पी रहेंगे? जब मैं उनको अच्छा प्रोडक्ट अच्छे प्राइस पे दूंगा, उनको अच्छी सर्विसेज दूंगा। और ये सब मैं तब दे पाऊंगा जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उनको उनके गोल्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनका मिशन सब अच्छे से पता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट को लेके, अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को लेके एक पूरा प्रोसेस बनाना पड़ेगा जिसमें हम उनको क्लियर कट गोल्स बताएंगे, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे कि भाई मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मेरा ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मेरा कस्टमर खुश रहना चाहिए। कस्टमर खुश होगा तभी तो वो सामान खरीदेगा, सामान खरीदेगा तभी हमारा प्रॉफिट बनेगा। तो बिजनेस ऐसे ही चलता है। तो बिजनेस में मैनेजमेंट क्या है? एक पूरा प्रोसेस जिसमें हम क्या चाहते हैं कि हमारे गोल्स बहुत अच्छे तरीके से अचीव हों। अब अलग अलग बिजनेस के अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। कोई बिजनेस हो सकता है ये बोले मेरा गोल प्रॉफिट अर्न करना है, कोई हो सकता है बोले मेरा गोल रेपुटेशन जनरेट करना है, कोई हो सकता है ये बोले मेरा गोल और बिजनेस को एक्सपैंड करना है। तो जो भी आपका गोल है, अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो ही आप पूरा कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, राइट? तो देखो शुरू करें अगर हम बच्चे, तो सबसे पहले आता है जितनी भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको हम सो कॉल्ड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, दे डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस। उनका जो भी गोल है वो बाय चांस नहीं होता कि वो वैसे ही सक्सेसफुल हो गए। उन्होंने एक डेलिब्रेट प्रोसेस फॉलो किया होता है। डेलिब्रेट प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि हाँ उन्होंने अच्छे से, पूरी शिद्दत से, तन मन धन से एक प्रोसेस फॉलो किया। उस प्रोसेस को हम मैनेजमेंट बोलते हैं। सर मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। लो भाई अब पेन की जरूरत पड़ेगी सर, मार्किंग करनी है बेटा। जो जो मैं मार्क करूंगा ना अपनी कॉपी में लिखते चलना, ठीक है? तो मैनेजमेंट इज अ
प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस? गेटिंग द थिंग्स डन। जो भी हमारे चीजें हैं जो हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में करनी है, अगर प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन के लिए जो भी स्टेप्स लगेंगे, ठीक है, सेल्स करनी है तो सेल्स के लिए जो भी स्टेप्स लगेंगे, तो गेटिंग दैट प्रोडक्शन और दैट सेल्स डन विद द एम, जिसमें मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य क्या है? अचीविंग द गोल्स। अब गोल्स मैंने आपको बताया अलग अलग हो सकते हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो देखो, मैनेजमेंट एक पूरा प्रोसेस है जिसमें हमें वो सारे काम कराने हैं सो दैट हमारा जो भी गोल है, जो भी एम है, वो पूरा हो जाए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ना सर, ये इफेक्टिवली में टी का मतलब होता है बच्चों टाइम, यानी सही समय पे काम पूरा होना चाहिए। और एफिशिएंसी में सी का मतलब होता है बच्चे कॉस्ट। अरे टाइसन पढ़ाने दे भाई, तुझे नहीं बोलना, तू सो जा चुपचाप। तुझे मैंने रूम में एंट्री इसलिए दी है ताकि तू सो पाए, मेरा मैनेजमेंट मत खराब कर, सो जा चुपचाप, ठीक है? ओके, चलो यार गाइस, मैं क्या बता रहा था? इफेक्टिवनेस में टी का मतलब टाइम होता है। टी का क्या मतलब होता है? टाइम। और एफिशिएंसी में सी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट, ठीक है? इसका मतलब यह है बच्चों कि मेरा जो भी गोल है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई अच्छा मोबाइल फोन बनाना है, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना है मोबाइल फोन, तो अगर मुझे उसको 15 अगस्त पे इंडिया में लॉन्च करना है, तो भाई वो कम से कम 2-3 महीना पहले तो रेडी होने चाहिए ना, जितने प्रोडक्ट मुझे बेचने हैं, तभी तो मैं हर मार्केट तक उनको ट्रांसपोर्ट कर पाऊंगा, मार्केट में टाइमली ले जा पाऊंगा। अगर सही समय पे मोबाइल फोन नहीं आया तो बिकेगा कैसे? तो मेरा जो भी गोल है वो टाइम पे पूरा होना चाहिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, कम से कम खर्चे में पूरा होना चाहिए। कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने जितना सोचा उससे ज्यादा खर्चा आ रहा है तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? कॉस्ट पे डिपेंड करता है। अगर कॉस्ट ज्यादा तो प्रॉफिट कम, कॉस्ट कम तो प्रॉफिट ज्यादा। तो हमें यह समझना है कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सही प्रोडक्ट का सही टाइम पे मार्केट में होना और सही कॉस्ट में उसका प्रोडक्शन होना। तो अगर सही टाइम पे सारी चीजें हो रही हैं तो हम बोलेंगे कि हम इफेक्टिव हैं, और अगर सही खर्चे में सारी चीजें हो रही हैं तो हम बोलेंगे कि हम एफिशिएंट भी हैं। सक्सेसफुल होने के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिवनेस भी और एफिशिएंसी भी। समझे अच्छे से? ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में एक तो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक इफेक्टिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और एक एफिशिएंसी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब सर ये तीनों हैं क्या क्या, ये बताओ। तो देखो, सबसे पहले प्रोसेस का मतलब है कि हमें मैनेजमेंट के लिए कुछ स्टेप्स, कुछ सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ेगा ताकि अच्छे तरीके से हमारे गोल्स अचीव हो जाए। अब वो जो स्टेप्स होते हैं ना बच्चों, यहां पे हम उनको बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो हम मेनली मैनेजमेंट में 5 फंक्शंस को फॉलो करेंगे, जिसको सबसे पहला होता है प्लानिंग, यानी सब कुछ पहले प्लान करेंगे। दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है बच्चों कि हम हर चीज को पहले से प्रॉपर्ली डिवाइड करके चलेंगे, डिपार्टमेंट्स बना के चलेंगे, सो दैट पूरी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को पता हो कि उनको क्या क्या काम करना है। बोलते हैं ना वेल ऑर्गेनाइज्ड हाउस, यानी सब चीजें अच्छे से रखी गई हैं, जो चीज जहां पे होनी चाहिए, राइट। तीसरा होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है बेटा सही इंसान को लाना। अब अगर पढ़ाना है, हमें मैथ्स पढ़ाना है तो एक गुड मैथ्स फैकल्टी चाहिए, अकाउंट्स पढ़ाना है तो एक गुड अकाउंट्स फैकल्टी चाहिए। अकाउंट्स वाले मैथ्स नहीं पढ़ा पाएंगे, मैथ्स वाले अकाउंट्स नहीं पढ़ा पाएंगे, तो सही इंसान का सही जगह होना जरूरी है, ये स्टाफिंग बोलता है, ठीक है। ऐसे ही होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब डायरेक्ट करना, जैसे मूवी में डायरेक्टर होते हैं ना, वो एक्टर को बताते हैं कि कैसे एक्ट करना है। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है, इंस्पायर करना, लोगों को लीड करना, उनको मदद करना, वो सब डायरेक्टिंग में किया जाता है। और लास्ट होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग होता है टू मेक श्योर कि आपके जो गोल्स हैं वो टाइमली पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, अच्छे से पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये फंक्शंस होते हैं। ये हमारा चैप्टर भी है, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8। तो इनको तो हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तुम चिंता मत करना। अभी ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों बोलते हैं। प्रोसेस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर हम एक सीरीज या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो करते हैं। अब वो सीरीज या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या है कि हम इन फंक्शंस को इसी लाइन में फॉलो करते हैं, किसी भी सीक्वेंस को आगे पीछे नहीं करते। पहले प्लानिंग होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग ही होगा, फिर स्टाफिंग ही होगा, फिर डायरेक्टिंग ही होगा, फिर कंट्रोलिंग ही होगा। इन पांचों को अभी हम आगे भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में, तो टेंशन मत लेना। यहां पे बस ये ध्यान रखना कि मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों है, क्योंकि उसके अंदर 5 स्टेप्स को प्रॉपर ऑर्डर में फॉलो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मैंने आपको बताया ना
कि हमको सही टास्क करना है, एक्टिविटीज को कंप्लीट करना है, गोल्स को अचीव करना है ऑन टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो जो भी आपका टास्क है वो सही से होना चाहिए, सही समय पे होना चाहिए। और एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? इट रेफर्स टू डूइंग द टास्क इन द राइट वे। देखो, अगर सही तरीके से करोगे तो खर्चा कम आएगा, वेस्टेज कम होगा, खर्चा कम आएगा तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा। तो क्या बोल रहा है? विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सही है। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। सर इफेक्टिवनेस क्या है? कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। एफिशिएंसी क्या है? कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, कम से कम खर्चे में। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इफेक्टिवनेस का? ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई सही टास्क परफॉर्म हो जाए, टू अचीव द एंड रिजल्ट। मैं जो प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं वो बन जाए, ठीक है। और एफिशिएंसी में हम क्या चाहते हैं? एफिशिएंसी में हम चाहते हैं कि खर्चा कम आए, राइट। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए कि मेरा खर्चा कितना आया और उससे मुझे फायदा कितना हुआ। कॉस्ट और बेनिफिट को एनालाइज कर लो। कंसीडरेशन क्या होता है इफेक्टिवनेस में? मेनली क्या जरूरी होता है इफेक्टिवनेस में? सही काम करना। और एफिशिएंसी में सही तरीके से करना, यानी इसके अंदर प्रोडक्ट सही बनना चाहिए और इसके अंदर सही तरीके से बनना चाहिए, सो दैट वेस्टेज ना हो, कॉस्ट कम आए, ठीक है बेटा। ये इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डन सर। अब आता है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी ये जो हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए सही प्रोडक्ट बनना चाहिए, सही समय पे बनना चाहिए, कम से कम कॉस्ट में बनना चाहिए। तो ये सब आपका अच्छा मैनेजमेंट शो करता है कि आपके एम्प्लॉइज हैप्पी हैं, आपके कस्टमर्स हैप्पी हैं, आपकी गवर्नमेंट की तरफ कोई अनइवन टैक्स लायबिलिटी नहीं है, आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, आपका बिजनेस प्रॉफिट्स में चल रहा है। ये सब क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है गुड मैनेजमेंट, है ना बेटा। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सबसे पहले मैनेजमेंट आपका गोल ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड मतलब आप मैनेज करने के लिए चीजों को सबसे पहले अपने माइंड में गोल रखोगे। जैसे मेरा गोल है कि मुझे 100 डेज में बच्चों को पूरा पोर्शन अच्छे से कराना है, तो मेरा गोल है, तो मैं उस हिसाब से मैनेज करके चलता हूं कि मुझे इतनी क्लासेस अकाउंट्स की रखनी पड़ेंगी, इतनी बीएसटी की रखनी पड़ेंगी, इतनी इको की रखनी पड़ेंगी, इस दिन ये रखूंगा तो मेरा पोर्शन कंप्लीट होगा, इस दिन ये नहीं रखूंगा तो पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा, बट मुझे अच्छे से करना है ना। तो मेरा हमेशा मैनेजमेंट के लिए पहले गोल क्लियर होना चाहिए। तो मैनेजमेंट क्या है? एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ गोल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं जो उसको अचीव करने होते हैं। मैनेजमेंट का हमेशा एम होगा उन गोल्स को अचीव करना। उसके फंक्शंस, उसकी एक्टिविटीज इसी तरीके से होंगी कि वो उस गोल को अचीव करें। इसीलिए बोलते हैं मैनेजमेंट हमेशा गोल को फॉलो करता है। इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा, इट इज परवेसिव। सर परवेसिव का क्या मतलब? परवेसिव मतलब मेरी जान यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स बेटा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बच्चे आपके घर में भी मैनेजमेंट चाहिए, आपके पड़ोस वाले घर में भी चाहिए, उसके पड़ोस वाले में भी चाहिए। इसी तरीके से मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरा पड़ोस वाला ऑर्गेनाइजेशन, मेरा इधर के पड़ोस वाला ऑर्गेनाइजेशन, फिर उनके पड़ोस वाला ऑर्गेनाइजेशन, सबको मैनेजमेंट चाहिए। क्योंकि सबको सही प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, सबको कम से कम खर्चे में काम करना पड़ेगा, तभी तो बिजनेस चलेगा। तो जब सबको चाहिए तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल होना, परवेसिव होना, ठीक है। तो क्या है मैनेजमेंट? मैनेजरियल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन ऑल द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल द डिपार्टमेंट्स, ऑल द लेवल्स। चाहे कोई भी लेवल हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, छोटा बड़ा, एनजीओ, प्रॉफिट मेकिंग, स्कूल, कॉलेज, क्लब, जिम, कुछ भी हो, सबको मैनेजमेंट चाहिए, है ना। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, दैट इज व्हाई वी कॉल इट परवेसिव। तो सबसे पहले मैनेजमेंट कैसा है? गोल ओरिएंटेड। नंबर 2, परवेसिव। नंबर 3, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। सर व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल? मल्टी डायमेंशनल का मतलब बच्चे मैनेजमेंट के बहुत सारे डायमेंशंस होंगे। डायमेंशंस होने का क्या मतलब होता है? डायमेंशंस होने का मतलब होता है कि मैनेजमेंट किसी एक एक्टिविटी पे फोकस नहीं करता, मैनेजमेंट मल्टीपल एक्टिविटीज पे फोकस करता है। सर कौन कौन से डायमेंशंस होंगे? सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ वर्क, आपको जो काम करना है, आपका जो गोल है उसको अच्छे से मैनेज करना। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, वो गोल को अचीव करने में जितने लोग लगेंगे उनको मैनेज करना।
तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, वो ऑपरेशंस को अच्छे से मैनेज करना। ऑपरेशंस का मतलब जितनी भी एक्टिविटीज लगेंगी उस पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए। जैसे मैंने ये बोला कि हम एक स्कूल ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ स्कूल ट्रिप। तो स्कूल ट्रिप ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले हमें बहुत सारी चीजों की तैयारी करनी पड़ेगी। भाई बस बुक हो जाए, बच्चों के पेरेंट्स से एनओसी ले लें, बच्चों को सब गाइडलाइंस दे दें, रूल्स फ्रेम कर लें, रिफ्रेशमेंट के बारे में सोच लें। तो ये सब काम है जो करने पड़ेंगे पहले, है ना। जहां पे जाना है वहां लोकेशन पे अगर कुछ टिकट्स लगती हैं तो उस पर चर्चा कर लें कि भाई हम पूरा स्कूल लेके आएंगे तो हमें सस्ती मिलनी चाहिए, बच्चों का फायदा होना चाहिए। ये सब काम है ट्रिप के लिए। तो ये जो जितने भी काम है ये तो हो गया मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। अब ये सब काम करने में कितने लोग लगेंगे, कितने टीचर्स जाएंगे, किस तरीके से उनका होगा खाने का, उनका रिफ्रेशमेंट, अगर स्टे कर रहे हैं तो उनका स्टे कैसा होगा। तो जितने भी लोग जा रहे हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनको ड्यूटीज देना, वो होगा मैनेजमेंट ऑफ पीपल। लोगों को भी मैनेज करना पड़ेगा, है ना। तो ट्रिप शुरू होने से पहले बहुत सारे काम होंगे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। जितने लोग करेंगे उनको मैनेजमेंट ऑफ पीपल। फिर जब ट्रिप चल रही होगी तो रिफ्रेशमेंट आ गया, अब हर बच्चे तक पहुंच गया, कम तो नहीं पड़ा, क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, बस स्मूथली गई, रास्ते में खराब तो नहीं हुई। तो ये सब है ऑपरेशंस, कि जब काम चल रहा है तो फिर उसके बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो हम बेसिकली अगर कोई प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हैं तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारे काम होंगे, रॉ मटेरियल लाना, उसके बाद बेसिकली उसका प्रोडक्शन शुरू कराना। तो ये सब मैनेजमेंट ऑफ वर्क में आएगा। फिर जितने लोग इसको करने में लगेंगे मैनेजमेंट ऑफ पीपल। फिर जब प्रोडक्शन हो रहा होगा किसी को चोट ना लगे, प्रोडक्ट इजीली बन जाए, गुड क्वालिटी बन जाए, ऑपरेशन स्मूथ हो जाए, यानी जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो स्मूथली चले। इसीलिए बोलते हैं मैनेजमेंट किसी एक चीज पे फोकस नहीं करता, मैनेजमेंट फोकस करता है मल्टीपल एक्टिविटीज पे। दैट इज व्हाई इट इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है बच्चे, देखो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में वर्क मीन्स द मेन टास्क और द पर्पज फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप। फॉर एग्जाम्पल मेन पर्पज ऑफ हॉस्पिटल इज प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज। तो हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड जो भी काम है उन सबको मैनेज करना होगा मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक है सर। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब जितने भी लोग लगेंगे, एम्प्लॉइज लगेंगे, तो उन एम्प्लॉइज को मैनेज करना कि वो सेटिस्फाइड रहे, वो हैप्पी रहे और वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करें। दिस इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। थर्ड आता है बच्चों मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जितनी भी प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें हो रही हैं, इनपुट्स खरीदना, कन्वर्ट करना फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स से फिर लोगों तक पहुंचाना, तो पूरा प्रोसेस स्मूथ होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहां पे तीन चीजें हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक हो गया, ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन, परफेक्ट। चलो सर अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास बच्चा कि ये बीच में आ गया अभी ऑब्जेक्टिव्स, ये मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कैसा प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब बेटा कि मैनेजमेंट कभी भी रुकता नहीं है, मैनेजमेंट नेवर स्टॉप्स। आप एक एक्टिविटी करते हो उसके बाद आपका दूसरा गोल आ जाता है, दूसरी एक्टिविटी करते हो उसके बाद आपका तीसरा गोल आ जाता है, तीसरी करते हो उसके बाद चौथा आ जाता है। कभी खत्म थोड़ी होता है मैनेजमेंट, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग फंक्शन। ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड कॉन्टिन्यूअसली। फॉर एग्जाम्पल पहले प्लानिंग होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगा, स्टाफिंग होगा, डायरेक्टिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा। ये हर मैनेजर हर टाइम करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं। तो मैनेजमेंट को हम हमेशा कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। सबसे पहले गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद बोलते हैं इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखो बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक अकेला इंसान काम नहीं करता, पूरा ग्रुप काम करता है। तो उस पूरे ग्रुप में टीम स्पिरिट हो, आपस में कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन हो, उनको अच्छे से अपना अपना काम पता हो, एक दूसरे को चेयर करें, एक दूसरे को पुश करें, अपलिफ्ट करें। तो मिलजुल के करेंगे तो हमारे गोल्स अच्छे से अचीव होंगे। इसीलिए बोलते हैं मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट रिक्वायर्स टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स इन कॉमन डायरेक्शन। इन एन ऑर्गेनाइजेशन
नो वन इंडिविजुअल इज केपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑल द वर्क। कोई भी इंसान अकेले सारा काम नहीं कर सकता, सबको मिलजुल के ही करना है। इसीलिए क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट एक पूरा ग्रुप एक्टिविटी है। परफेक्ट हो गया बच्चे। इसके बाद आता है इट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब होता है बच्चों कीप्स ऑन चेंजिंग, कीप्स ऑन चेंजिंग। यानी जो हमारा मैनेजमेंट है ना, ये विद टाइम चेंज होता रहता है कि अभी मैं कुछ काम कर रहा हूं, शायद मैं 10 दिन बाद उसी काम को किसी और तरीके से करूं। जैसे सपोज मुझे पढ़ाना ही है, अब हर साल मुझे एज पर पोर्शन खुद को चेंज करना पड़ता है। कुछ पीपीटीज में इंप्रूवमेंट करते हैं, कुछ पॉइंट्स हटाते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐड करते हैं। एग्जाम्पल्स पिछले साल शायद मैंने कुछ और दिए हो, इस साल शायद मैं कुछ और दे रहा हूं जो मेरे माइंड में इस टाइम चल रहा होगा। टीचिंग पैटर्न में मेरी टीचिंग जो मेरी थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो विद टाइम चेंज होती हैं। तो हम क्या बोलते हैं, हमारा मैनेजमेंट हमेशा डायनामिक रहेगा। डायनामिक का मतलब बदलता रहेगा, बदलता रहेगा, बदलता रहेगा। देखो क्या बोल रहा है, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन अ एवर चेंजिंग एनवायरमेंट। एनवायरमेंट बदलता रहता है, विच कंसिस्ट ऑफ, जिसके अंदर बहुत सारे सोशल, बहुत सारे इकोनॉमिक, बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होंगे। सोशल का मतलब सोसाइटी का थॉट प्रोसेस चेंज होना, इकोनॉमिक का मतलब डिमांड, फैशन, ये सब चेंज होना, पॉलिटिकल फैक्टर्स गवर्नमेंट का चेंज होना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज होना, वो सब आता है। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने आप को अकॉर्डिंगली बदलना पड़ता है, तभी चीजें हो पाएंगी। तो मैनेजमेंट आपका कैसा होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल का मतलब यू कैन नॉट सी, आप उसको देख नहीं सकते हो, आप उसको बस फील कर सकते हो। जैसे मैंने बोला ना कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट्स अच्छे से हो रहे हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज खुश हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ हो रही है, तो मैनेजमेंट अच्छा है। ये सब का उल्टा हो रहा है तो मैनेजमेंट खराब है। देखो क्या लिखा हुआ है, बोल रहा है मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। आप फील कर सकते हो। अच्छा मैनेजमेंट हमें कैसे पता चलेगा, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर फॉलो हो रहा है, हर चीज का कोऑर्डिनेशन है, सब बढ़िया चल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। एक मैनेजमेंट में आपने पहले सारे फीचर लिख लिए ना, साथ के साथ अच्छे से हेडिंग हेडिंग सब लिख के चलना अपनी कॉपी में। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य, पर्पस। हम मैनेजमेंट करते क्यों हैं, क्यों अपने घर में साफ सफाई करनी चाहिए, क्यों अपने घर में कपड़े अपनी जगह पे, जूते अपनी जगह पे, बैग्स अपनी जगह पे, कीज अपनी जगह पे, फ्रूट्स प्रॉपर रेफ्रिजरेटर में, हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए, हाँ या ना। क्यों क्यों मैनेजमेंट कर रहे हैं हम, तो बोल रहे हैं मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ना बच्चों, एक समाज में, एक सोसाइटी में, एक मार्केट में ऑपरेट करता है, तो वहां पे आपके ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अब बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो सबको आपसे कुछ ना कुछ उम्मीद है। तो उस उम्मीद को हमने 3 पार्ट्स में बांट दिया। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के अपने खुद के ऑब्जेक्टिव, अपने खुद के भाई, अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डीसी लाइन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डीसी लाइन। ठीक है, तो आप देखते हो कि डीसी लाइन में हमें सबसे पहले खुद से क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। नंबर 1 कि हम सरवाइव कर पाए। सर्वाइवल का मतलब होता है बच्चों कि इतना हमारा रेवेन्यू आता रहे कि हमारे खर्चे निकलते रहे, नहीं तो फिर बंद हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है तो एटलीस्ट इतना तो कमाए कि खर्चा निकल जाए, उसको बोलते हैं सर्वाइवल। दूसरा, हमें खुद से ये उम्मीद है कि जब हमारा सर्वाइवल हो जाए, हमें कुछ लोग जान जाए, हमें कुछ लोग रेगुलरली हमारे से सर्विसेज लेते रहें, तो फिर हम थोड़ा सा प्रॉफिट भी बना पाए, राइट। यानी कि अब सिर्फ सर्वाइव नहीं करना, अब थोड़ा सा प्रॉफिट भी बनाना है। जब प्रॉफिट बनने लगे तो उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ग्रोथ के बारे में सोचो कि भाई कब तक सिर्फ कॉमर्स पढ़ाते रहोगे, कुछ ह्यूमैनिटीज का भी लेके आओ, कुछ साइंस का भी लेके आओ, कुछ धीरे धीरे ग्रोथ के बारे में सोचो। तो ग्रोथ का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाना, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ाना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ाना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने खुद के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सबसे पहले वो सर्वाइव कर ले, फिर उसका प्रॉफिट बन जाए, फिर उसकी ग्रोथ भी हो, तो ये तो अपने लिए हो गया, ठीक है।
फिर होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल का मतलब सोसाइटी को आपसे क्या उम्मीद है, आपको सोसाइटी के लिए क्या करना है। तो सोसाइटी के लिए ये करना है कि सबसे पहले जो प्रोडक्शन करो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, यानी मेरी फैक्ट्री जहां पे मैं सामान बनाता हूं वहां से पॉल्यूशन ना हो, या मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना बनाऊं जो एनवायरमेंट को हार्म करे, जो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करे, राइट। पहले तो समाज के लिए ये करना है। दूसरा, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाऊं मैं, यानी मैं जो भी, अगर सपोज मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी सर्विसेज बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, मतलब बच्चों को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, ये समाज के लिए मुझे करना है, राइट। तीसरा, अगर मैं कुछ पैसे चार्ज कर रहा हूं तो वो रीजनेबल हो, बहुत हाई प्राइस ना हो। मेरा प्राइजेस कैसे होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए कि हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी उसको अफोर्ड कर पाए, तो माय प्राइजेस शुड बी रीजनेबल। उसके बाद मुझे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करनी है समाज के लिए, कि अगर मैं एक जॉब लेता हूं बच्चों, तो मैं कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर सकता, बट एक बिजनेसमैन हमेशा बहुत सारे लोगों को काम देता है, एक एंटरप्रेन्योर हमेशा बहुत सारे लोगों को काम देता है, तो जॉब्स क्रिएट करता है सोसाइटी के लिए, नेशन बिल्डर्स होते हैं ये लोग। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करनी है। उसके साथ साथ कम्युनिटी को बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करो, यानी कम्युनिटी के लिए अगर आपको कुछ बेसिक एक्टिविटीज भी करनी पड़े तो आप वो भी करो, सो दैट समाज का भला हो सके। जैसे कुछ कैंप्स लगा दिए, कहीं अर्थक्वेक है तो थोड़ी हेल्प दे दी, फ्लड्स में हेल्प कर दी, तो ये सब समाज के लिए आपको करना पड़ता है। ये सब आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद आते हैं गाइस पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बच्चे एम्प्लॉइज के लिए, कि भाई आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे कौन बढ़ा रहा है, आपके एम्प्लॉइज आगे बढ़ा रहे हैं। तो एम्प्लॉइज को सबसे पहले फाइनेंशियल नीड्स पूरी करो उनकी। फाइनेंशियल नीड्स का मतलब गुड सैलरी होनी चाहिए, उनकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, टाइम टू टाइम उनका प्रमोशन होना चाहिए, है ना। दूसरा, उनकी सोशल नीड्स। सोशल नीड्स का मतलब होता है बच्चों उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उनके पास वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, उनकी रिकॉग्निशन होनी चाहिए, टाइम टू टाइम अवार्ड्स रिवॉर्ड्स ये सब आपको देने चाहिए ताकि उनको अच्छा लगे। तीसरा होता है हायर लेवल नीड्स। हायर लेवल में होता है बच्चों की उनको उनका करियर बिल्ड हो बढ़िया तरीके से, करियर अपलिफ्टमेंट, आप उनके करियर के लिए उनको बहुत हेल्प करते हो। तो ये सब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। तो हमें 3 ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करना है, एक अपने लिए ऑर्गेनाइजेशनल जिसमें मेनली सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, एक सोसाइटी के लिए जिसको हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं, और एक अपने एम्प्लॉइज के लिए जिसको हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं। इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने काफी कुछ लिखा है एंड फिर हम आगे पढ़ते हैं इसको। और डन। देखो सर, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। अब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल में क्या है, सर्वाइवल। द बेसिक पर्पज इज टू सर्वाइव, और वो सर्वाइव कब करेगा, जब अपने खर्चे कवर कर ले। तो सबसे पहले तो खर्चे कवर करने। प्रॉफिट दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि अब हम इतना प्रॉफिट कमाएं कि हमारा एक्सपेंशन हो सके, ग्रोथ हो सके। इस प्रॉफिट को हमें री इन्वेस्ट करना है ताकि हम ग्रो कर सकें और एक्सपैंड कर सकें एक्टिविटीज को। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं बच्चों सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स किसके लिए होते हैं, सोसाइटी के लिए। ये सब मैंने आपको बता दिए, ये आपको एक बार रीड कर लेने हैं, इसको अच्छे से रीड करना है, लर्न करने हैं, रीड एंड लर्न। सब बताए मैंने आपको। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, अच्छी सिविक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना है, यानी कि जो सोसाइटी के लिए गुड काम कर रही हो उन एक्टिविटीज में। उसके साथ साथ इकोनॉमी के लिए वेल्थ क्रिएट करनी है, उसके साथ साथ सोशल सर्विसेज भी करनी है हमको, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, रीजनेबल प्राइसेस पे बनाना है, ये सब हमने पढ़ा। देन वी हैव बच्चा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में हम एम्प्लॉइज की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे अच्छी सैलरी दो, उनको टाइम टू टाइम प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करो, उनको रिकॉग्निशन दो। रिकॉग्निशन मतलब उनको अप्रिशिएट करना, उसको रिस्पेक्ट देनी, है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करो, उनकी रिस्पेक्ट दो उनको अच्छे काम के लिए। अच्छी वर्किंग कंडीशंस दो कि उनको सेफ्टी रहे, उनको कोई चोट वोट ना लगे। तो ये सब बच्चा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आता है। बताओ मेरी जान, क्या मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट सब बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आते हैं। मीनिंग डन, फीचर्स डन, ऑब्जेक्टिव्स डन, वेरी गुड। इसके बाद आता है बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाई मैनेजमेंट इज सो इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। देखो, सबसे पहला, मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो आपका गोल अचीव होगा, मैनेजमेंट अगर खराब होगा तो गोल अचीव नहीं होगा। अब मेरा मैनेजमेंट अच्छा होगा तो मैं 100 डेज में सब कंप्लीट करा दूंगा आपका, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मैक्सिमम 10 अक्टूबर तक, है ना। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो 100 डेज क्या 200 डेज में भी पूरा नहीं हो सकता।
तो मुझे अपना मैनेजमेंट अच्छा रखना पड़ेगा, तभी मेरे गोल अचीव होंगे। तो बोल रहा है मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा करना, एक साथ लेके आना द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल मतलब जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में भी सोचना है और ऑर्गेनाइजेशन गोल के बारे में भी सोचना है। यानी हमें मेनली जितने भी लोग मेरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं उनके गोल्स भी और मेरे पर्सनल गोल्स भी सब पूरे करने हैं। अच्छा मैनेजमेंट हमें गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। दूसरा, अच्छे मैनेजमेंट से एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है बच्चों? कम से कम कॉस्ट आना, कॉस्ट कम से कम आना। तो अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो वेस्टेज कम होगा, वेस्टेज कम होगा तो कॉस्ट भी कम होगा। क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट में द मैनेजर्स ट्राइज टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी। हे भगवान, ये लोग रोड पे कितना व्हीकल पॉल्यूशन करते हैं, नॉइस पॉल्यूशन, विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज थ्रू बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके बाद आता है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट से हम प्रयास करते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक हो। डायनामिक का मतलब जिसको हम विद टाइम चेंज कर पाए। अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो लोग समय के साथ बदल जाएंगे, अगर मैनेजमेंट खराब होगा तो वो लोगों को कन्विंस ही नहीं कर पाएगा कि तुमको बदलना है विद टाइम। अब वो तभी बदलेंगे जब अच्छा मैनेजमेंट उनको कन्विंस कर पाएगा। ठीक है बेटा? तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा मैनेजमेंट आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में भी हेल्प करेगा। यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो अचीव करेगा ही करेगा, एक अच्छे मैनेजमेंट का फोकस होगा कि हमारे इंप्लॉइज भी हैप्पी रहें, हमारे इंप्लॉइज के लिए भी हम अच्छे से काम कर पाए। तो क्या बोल रहा है? द मैनेजर्स लीड द पीपल इन सच अ मैनर कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ साथ इंप्लॉइज के इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव हो जाए। तो उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं, टीम स्पिरिट उनको सिखाते रहते हैं, तो वो हैप्पी रहते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, बेसिकली सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा है। तो एक अच्छा मैनेजमेंट बाबू काम तो ऑब्जेक्टिव्स पे ही करेगा ना। जैसे यहां पे इसने बोला कि हमारे गोल्स पूरे होंगे, यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एफिशिएंसी बढ़ेगा, ये भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। उसके साथ साथ यहाँ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की बात हो गई, समाज के लिए करेंगे तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स की बात हो गई। तो इंपॉर्टेंस में लगभग ऑब्जेक्टिव से ही रिलेट करके आप याद रख सकते हो। बढ़िया, ट्रिक समझ में आई? ठीक है। क्या बोल रहा है? एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ताकि अलग अलग ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी की मदद कर पाए। तो हमें क्या करना है? अच्छा मैनेजमेंट फोकस करेगा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे, नई टेक्नोलॉजी के बारे में सोचेगा। तो ये सब बच्चों डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एक अच्छा मैनेजमेंट ही कर सकता है। समझ में आया क्यों अच्छा मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है? अच्छा मैनेजमेंट होगा तो ही हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पूरे होंगे, तो ही हम डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बना पाएंगे, तो ही हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर पाएंगे, तो ही हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे कर पाएंगे। राइट? बढ़िया सर। इसके बाद बाबू एक बहुत इंपॉर्टेंट सावधान इंडिया सवाल आता है, इससे क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है। सावधान इंडिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है द नेचर ऑफ मैनेजमेंट? अब बच्चों कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है, कुछ बोलते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है, कुछ बोलते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो क्यों ना हम पहले ये देखें कि साइंस के कौन कौन से फीचर हैं, अगर उससे मैच हो गया तो मैनेजमेंट साइंस है। क्यों ना हम ये देखें कि आर्ट के कौन कौन से फीचर हैं, अगर उससे मैच हो गया तो मैनेजमेंट आर्ट है। क्यों ना हम ये देखें कि प्रोफेशन के कौन कौन से फीचर्स हैं, अगर उससे मैच हो गया तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। तो तीन चीजें हैं, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन। हमको मैच करना है, अगर मैच हो गया तो हम मैनेजमेंट को वो बोल देंगे, नहीं हुआ तो नहीं है। राइट? सबसे पहले देखते हैं बच्चा मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब साइंस किसको बोलते हैं बताओ? कॉमर्स में भी साइंस पढ़ना पड़ रहा है। साइंस किसको बोलते हैं बेटा? साइंस कोई भी ऐसी चीज जो एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में काम करता है, यानी एक सिस्टम है कि आपको पढ़ाया गया कि भैया एटॉमिक नंबर 1 मतलब हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 2 मतलब हीलियम, एटॉमिक नंबर 3 मतलब लिथियम। वो एटॉमिक नंबर याद करते हैं ना हम पूरे के पूरे। तो एक सिस्टमैटिक मैनर में चलता है, 1 2 3 ये इसी ऑर्डर में चलेंगे और सब जगह यही होंगे। तो सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, एक प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर स्टडी मटेरियल है, प्रॉपर लैब्स हैं, सब कुछ एक सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ाया जाता है बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स। अब जितनी भी चीजें हैं कि भाई हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O वाटर बन जाएगा, है ना, तो ये प्रॉपरली फाइंड करा गया है, एक्सपेरिमेंट करा गया है। साइंस में जितनी भी चीजें हैं वो फाइंडिंग्स पे बेस्ड है, फैक्ट्स पे बेस्ड है, इवेंट्स पे बेस्ड है। तो साइंस के बारे में क्या बोलेंगे? साइंस के बारे में बोलेंगे सबसे पहले
इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है बच्चों कि साइंस के प्रॉपर प्रिंसिपल्स, साइंस का प्रॉपर स्टडी मटेरियल, ये सब हमारे पास अवेलेबल है। तो क्या बोलता है, इन साइंस एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल, जिसको हम यूज करते हैं साइंस को सीखने के लिए। सबसे पहले तो ये आता है। दूसरा, साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, यानी कि ऐसे ही नहीं दिया गया लॉ ऑफ ग्रेविटी कि कुछ भी ऊपर से गिरेगा तो नीचे ही आएगा, ऐसे नहीं है। कम से कम 500, 1000, 2000, 5000 बार एक्सपेरिमेंट करा गया कि एप्पल गिर के देखा, फिर पेड़ गिर के देखा, फिर छत से किसी को गिर के देखा, तो हर चीज ऐसे करी गई। एक्सपेरिमेंट करेगा तब बने ये लॉज, चाहे वो लॉ ऑफ ग्रेविटी हो, इनर्शिया हो, न्यूटन के लॉज, और मुझे पता नहीं, मैंने साइंस ज्यादा नहीं पढ़ी। तो जितने भी लॉज हैं वो सब एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है। देखो बोल रहा है, साइंस के प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट की बात अभी करेंगे। इसके बाद साइंस की जितने भी प्रिंसिपल्स हैं बच्चों, वो यूनिवर्सली वैलिड है। यूनिवर्सली वैलिड का क्या मतलब है, मतलब पूरे यूनिवर्स में सेम है। हमारे इंडिया में जो हो रहा है वही चाइना में भी हो रहा है, वही पाकिस्तान में भी हो रहा है, वही यूएस में भी हो रहा है, वही यूके में भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ H2O वाटर है, पाकिस्तान में H2O पेट्रोल है, ऐसा नहीं होता भाई। सब जगह H2O वाटर ही है, यूनिवर्सल है। क्या बोल रहा है, आई एम सो सॉरी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी, दैट मीन्स दे गिव सेम रिजल्ट्स इन ऑल द सिचुएशंस। चलो सर, अब इनको मैनेजमेंट से मैच करके देखते हैं। क्या मैनेजमेंट का भी एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल है? हाँ सर, है ना, हमें पढ़ाया तो जा रहा है, हमें मैनेजमेंट प्रॉपर पढ़ाया जाता है। मैनेजमेंट के पूरी बुक्स हैं, चैप्टर 2 में हम प्रॉपर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, तो सब कुछ है मैनेजमेंट का भी। तो क्या बोल रहा है, लाइक साइंस इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल। तो पहला फीचर तो प्रेजेंट है, यानी साइंस में भी है ये, मैनेजमेंट में भी है ये। तो यहां से तो ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट एक साइंस है। अब यहां देखते हैं, यहां क्या बोल रहा है, जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड हैं। तो क्या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी ऐसे ही बने होंगे? बिल्कुल भाई, जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है कि अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए यू नीड टीम स्पिरिट, अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए काम को बांटो, अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए आपको डिवीजन ऑफ वर्क चाहिए, काम को बांटना, आपको डिसिप्लिन चाहिए, है ना। इस तरीके से बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। अब ये आए कहां से बेटा, ये भी एक्सपेरिमेंटेशन से ही आए। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि एक्सपेरिमेंटेशन इंसान पे हुआ, और इंसान की फितरत है बदलना। इंसान सेम नहीं रह सकता भाई, इंसान बदल जाता है, समय के साथ बदल जाता है। आपकी सिचुएशन जैसी होगी, इंसान आपसे वैसा बिहेव करेगा। आप अगर सोसाइटी में अच्छे, बढ़िया, वेल रेप्यूटेड हो तो आपको इज्जत मिलेगी। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप थोड़ा गरीब दिखाई देते हो, तो आपको ऐसा मानेंगे कि ये तो किसी काम का ही नहीं है। समाज ऐसे ही चलता है। फिर तुम अच्छे से ग्रो करोगे, पढ़ाई करोगे, जीवन में सफल हो जाओगे, फिर देखना कैसे इज्जत देंगे तुम्हें। तो भाई, उगते सूरज को सलाम होता है। समय के साथ, सिचुएशंस के साथ, हालातों के साथ इंसान बदल जाता है। तो इंसान पे करे हुए एक्सपेरिमेंट हर बार सेम कैसे हो सकते हैं? तो ये प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस and experiments, but management deals with human beings and human beings cannot be observed with fully objectivity. Objectivity का मतलब इंसान biased हो सकता है, वो सेम नहीं रहेगा, वो धोखाधड़ी करता है। तो ये प्रिंसिपल जो है, ये जो फीचर है, ये पार्शली प्रेजेंट है कि हाँ ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन हुआ, ऑब्जर्वेशन हुआ, बट इंसान पे एक्सपेरिमेंटेशन करना आसान नहीं है, तो रिजल्ट्स गलत भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैच कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, तो ये फीचर पार्शियली प्रेजेंट है। अच्छा सर, इसके बाद यूनिवर्सल वैलिडिटी बोल रहा है कि साइंस के प्रिंसिपल्स तो सब जगह सेम है। क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी सब जगह सेम होंगे? बेटा देखो, प्रिंसिपल्स तो आए तो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन से ही है, बट सब जगह सेम कैसे लगेंगे? जैसे डिसिप्लिन है, अच्छे मैनेजमेंट के लिए डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, बट सब जगह सेम डिसिप्लिन थोड़ी ना लगेगा। कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे कुछ होगा। किसी घर में डिसिप्लिन का मतलब रात को 8 बजे घर पे घुसना है, किसी घर में डिसिप्लिन का मतलब रात को 10 बजे है, किसी घर में डिसिप्लिन का मतलब सुबह 6 बजे उठ जाना है, किसी घर में हो सकता है 8 बजे हो। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। तो क्या बोल रहा है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल। उनको आपको मॉडिफाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। सो दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो कुछ फीचर हैं,
कुछ फीचर नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मैनेजमेंट एक साइंस है? नहीं बोल सकता, मैनेजमेंट एक साइंस नहीं है। तो क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ साइंस विद मैनेजमेंट वी फाइंड दैट one feature is present in management whereas two are not present. So management cannot be considered as pure or exact science. बट पहला वाला मैच हो गया, दूसरा वाला आधा मैच हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 में से 1.5 फीचर तो मैच हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, वी कैन कॉल इट एज इनएग्जैक्ट और सोशल साइंस। हम इसको इनएग्जैक्ट या सोशल साइंस तो बोल ही सकते हैं। परफेक्ट, समझ में आया? ठीक है, चलो सर क्या मैं मैनेजमेंट को आर्ट बोल सकता हूं? आओ जी, अब सबसे पहले जानना पड़ेगा आर्ट क्या है। आर्ट जैसे ही आता है तो मेरे दिमाग में आता है कि भैया आर्टिस्ट यानी सिंगर, डांसर, है ना, जो कुछ ना कुछ कला है जिनके पास, राइट। तो आर्ट क्या है? आर्ट में स्किल होनी चाहिए, पर्सनल एप्लीकेशन होना चाहिए। भाई अब देखो, सिंगर्स के पास, सबके पास स्किल है, बट सबकी अपनी अपनी एप्लीकेशन है, सबका अपना अपना स्टाइल है ना। एप्लीकेशन का मतलब यहाँ वो ऐप नहीं है कि सबके मोबाइल ऐप है। एप्लीकेशन मतलब उस स्किल को वो कैसे अप्लाई करते हैं, राइट। उसके साथ साथ सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है। तो आर्ट में क्या होता है, सबसे पहले थियोरिटिकल नॉलेज होगी मेरा बच्चा। थियोरिटिकल नॉलेज का मतलब कि हर आर्टिस्ट के पास एक बेसिक थ्योरी सेम होगी। अगर सिंगर है तो सारेगामापाधानीसा सबने बेसिक सीखा होगा, डांसर है तो सबके पास बेसिक डांस के जो स्किल्स हैं वो होंगी। तो थियोरिटिकल नॉलेज तो सबकी सेम होती है। इन एवरी आर्ट देयर इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल, यानी सबके पास एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल है जिससे आप थियोरिटिकल नॉलेज लोगे। यानी हर आर्टिस्ट के पास सबसे पहले बेसिक थ्योरी होगी, उसके बाद सबकी अपनी अपनी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होगी। पर्सनलाइज्ड का मतलब सब अपने अपने पर्सनल तरीके से काम करेंगे। अब देखो, आप इसको टीचिंग में भी अप्लाई करो, भाई टीचिंग भी तो एक आर्ट है। सबके पास सेम नॉलेज है, यानी जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं आपको, चाहे वो आपके स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, यूट्यूब पे हो, सबके पास नॉलेज सेम है। सबने वही मैनेजमेंट की एनसीईआरटीज पढ़ी है भाई, बट उसको समझाने का तरीका, एग्जाम्पल्स देने का तरीका, चीजों को एक्सप्रेस करने का तरीका, बच्चे से कनेक्ट करने का तरीका, वो सब अपना अपना होता है। तो एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल्स टू अप्लाई दैट नॉलेज। तो सारे म्यूजिशियंस सेम राग, सेम सुर, सेम ताल सीखते हैं, बट उनको अप्लाई अलग अलग तरीके से करते हैं, है ना। उसके बाद आर्ट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते चले जाओगे, जितना ज्यादा क्रिएटिव होते चले जाओगे, उतने बढ़िया आर्टिस्ट बनते चले जाओगे। यही तो बोलते हैं कि आर्ट एक दिन में नहीं होती, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसमें आपको क्रिएटिविटी लगानी पड़ती है, राइट। तो क्या बोल रहा है, द आर्टिस्ट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लूज देयर परफेक्शन। आर्ट में क्रिएटिव प्रैक्टिस लगती है। अब मैनेजर्स की बात करते हैं। क्या मैनेजमेंट में भी एक प्रॉपर थ्योरेटिकल नॉलेज है? लगभग साइंस से मिलता जुलता पॉइंट हो गया। यस, बिल्कुल है। तो क्या बोल रहा है, इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज ऑर्गेनाइज्ड लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, हमारे पास है। तो ये फीचर तो हो गया। क्या हर मैनेजर का भी अपना अपना तरीका है इस गाइडलाइन को यूज करने का? अब मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिखाऊंगा चैप्टर 2 में, बट हर बच्चा उस प्रिंसिपल को अलग तरीके से अप्लाई करेगा। अब पिज्जा के तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, चाहे वो डोमिनोज हो, चाहे वो पिज्जा हट हो, चाहे वो लापिनोज हो, चाहे वो बर्गर किंग भी। बर्गर किंग तो शायद पिज्जा नहीं बेचता, मैं मान लेता हूं कि बेचता है। तो क्या सबने बेचना तो पिज्जा ही है? बेसिक थियरी तो सबकी सेम है, लेकिन सबकी अपनी अपनी एप्लीकेशन है, सबका अपना अपना तरीका है पिज्जा बनाने का। तो क्या बोल रहा है, इन मैनेजमेंट ऑल्सो ऑल मैनेजर्स लर्न सेम थियरी and principles but their efficiency depends on how well they use these principles। वो कितने अच्छे से उसको यूज करते हैं, कितने अच्छे से उसकी बात करते हैं, ये अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। तो ये फीचर भी मैच हो गया। इसके बाद प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। क्या मैनेजर के लिए भी यही है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा पुराने होते चले जाएंगे, क्रिएटिव होते चले जाएंगे, तो बेटर होते चले जाएंगे? हाँ सर, बात तो ये भी ठीक है। तो सेम वे विद एक्सपीरियंस मैनेजर्स आल्सो इंप्रूव देयर स्किल्स एंड एफिशिएंसी। एक अच्छा मैनेजर वर्क्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन। तो ये फीचर भी आर्ट में आ गया। तो आर्ट में तो तीनों फीचर मैच हो गए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं मैनेजमेंट आर्ट है? बोलेंगे यस, मैनेजमेंट आर्ट है। ऑन कंपेयरिंग द फीचर ऑफ आर्ट विद मैनेजमेंट वी फाइंड ऑल द फीचर्स आर प्रेजेंट, सो वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट। ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट सर।
तीसरा और आखिरी आता है, क्या हम मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन बोल सकते हैं? अब सर प्रोफेशनल कौन होता है? बच्चों प्रोफेशनल वो होता है जिसके पास कोई ऐसी स्किल है जो आम जनता के पास नहीं है, यानी कुछ स्पेसिफिक है, कुछ स्पेसिफाइड है, कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट स्किल है। क्या बोल रहा है? प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन, एक ऐसा काम बैक्ड बाय स्पेसिफाइड नॉलेज, जिसमें आपके पास एक बहुत शानदार नॉलेज है, कुछ डिफरेंट नॉलेज है, एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड। एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड का मतलब हर कोई नहीं बोल सकता खुद को प्रोफेशनल, उसको बोलने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसको पार करना पड़ेगा। भाई अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर एक प्रोफेशनल है, तो उसको सबसे पहले एक डिग्री करनी पड़ेगी, फिर उसको मेंबरशिप के लिए एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब वो प्रोफेशनल कहलाएगा प्रॉपर। सेम गोज विद लॉयर्स, सेम गोज विद सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो ये प्रोफेशनल बनने के लिए आपको रेस्ट्रिक्शंस को क्लियर करना पड़ता है, वो सब नहीं कर पाते, इसीलिए तो बोलते हैं कि हाँ भाई ये खास लोग हैं, है ना। तो क्या होता है प्रोफेशन में? सबसे पहले प्रॉपर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होगा, यानी हम लोग एक ज्ञान अर्जित करेंगे, उस ज्ञान का प्रयोग करेंगे एक सिस्टमैटिक मैनर में हर प्रोफेशन में। तो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होगा which helps the professionals to gain specialized knowledge of that profession. Restricted entry, हर कोई ऐसे ही मुफ्त में एंटर नहीं कर सकता। आप सपोज बिजनेस है, कोई भी कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट अगर सीए प्रैक्टिस करनी है, ऐसे थोड़ी कोई भी कल से बोर्ड लगा देगा आई एम अ सीए, ऐसा नहीं हो सकता। कल से कोई भी कपड़े की दुकान खोल सकता है, बट कल से कोई भी खुद को सीए नहीं बोल सकता, डॉक्टर नहीं बोल सकता, ये नहीं बोल सकता मैं इंजीनियर हूं। एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है थ्रू एग्जाम्स, थ्रू सर्टिफिकेट्स, इस तरीके से। द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन कैन प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर ओनली व्हेन ही इज हैविंग एन एमबीबीएस डिग्री। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद मैनेजमेंट में, प्रोफेशन में हर प्रोफेशन की एसोसिएशन होती है बच्चों। एसोसिएशन का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो उनको रूल्स बताती है कि उनको कैसे चलना है, उनको गाइडलाइंस देती है कि उनको कैसे काम करना है, उनको मदद करती है आगे बढ़ने में। तो हर प्रोफेशन की एक एसोसिएशन होती है। जैसे लॉयर्स के लिए बार काउंसिल, वो मदद करती है उनको, लॉयर्स के, उनको बताती है कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होनी चाहिए, आपकी पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, आपको कैसे काम करना है, आपको चलना कैसे है जीवन में। डॉक्टर्स के लिए इसी तरीके से एमसीआई है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना। तो हर प्रोफेशन की एक एसोसिएशन होती है जो उनका बिहेवियर बताती है। फॉर ऑल द प्रोफेशंस स्पेशल एसोसिएशंस आर एस्टैब्लिश्ड एंड एवरी प्रोफेशनल हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड विद द एसोसिएशन। ठीक है। नंबर 4, एथिकल कोड्स। बच्चों हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो एथिक्स के साथ काम करेंगे, यानी ये एसोसिएशन इनको ये सिखाती है कि आपको कैसे एथिक्स के साथ, मॉरल वैल्यूज के साथ काम करना है। आपसे समाज में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप लोग वेल एजुकेटेड हो, तो आप वेल बिहेव्ड भी होंगे, आप मॉरल वैल्यूज को वैल्यू देते होंगे और आप समाज को आगे बढ़ाने का काम करते होंगे, ना कि आप कुछ गलत करते होंगे। तो प्रोफेशनल से हमेशा एथिक्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं। एथिक्स मतलब मॉरल वैल्यूज, अच्छा सोच, अच्छा काम, समाज को आगे बढ़ाने का थॉट प्रोसेस। क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ मैनेजमेंट देयर इज ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन एथिकल बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। ठीक है। अब यहां पे आप एक पॉइंट ये लिखना, सबसे पहले यहां पे लिखना, इन प्रोफेशन वी एक्सपेक्ट professionals to follow ethical code of conduct, ethical code of conduct। उसके बाद एक लाइन और लिख देना कॉमा करके, to follow moral values of the society and to uplift the society। तो हम प्रोफेशनल से सबसे पहले ये एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब क्या होता है कि उनको सर्व करना है अपने क्लाइंट्स को डेडिकेशन के साथ, यानी ये सब सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, इनमें से कोई भी माल नहीं बेचता, गुड्स नहीं बेचते, सब सर्विसेज देते हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अपनी सर्विसेज पूरी ईमानदारी से देंगे। देखो क्या बोल रहा है, द बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट्स विद डेडिकेशन। आप डेडिकेशन के साथ अपने क्लाइंट्स को सर्व करोगे। वेयर एज द बेसिक पर्पज ऑफ मैनेजमेंट पे अभी आता हूं, चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं। अब 5 पॉइंट हमने प्रोफेशन के बारे में पढ़ लिए। क्या? हर प्रोफेशनल से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सबसे पहले उसके पास एक अच्छी नॉलेज होगी। दूसरा, एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होगी, हर कोई अपने आप को प्रोफेशनल नहीं कहला सकता। तीसरा, इनकी कोई ना कोई एसोसिएशन होगी जो उनके रूल्स रेगुलेशंस को डिफाइन करेगी। चौथा,
ये लोग एथिक्स को फॉलो करके चलेंगे। पांचवा, ये लोग अपना काम पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से सर्व करेंगे अपने क्लाइंट्स को। क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है? क्या मैनेजमेंट में भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है? तो हम बोलते हैं हाँ, मैनेजमेंट में भी अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी मैनेजमेंट की स्टडीज हैं, तो ये फीचर तो मैच हो जाएगा। देखो, नॉलेज वाला पॉइंट तीनों में था, मैनेजमेंट से तीनों में मैच हो गया था। क्या मैनेजमेंट में भी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है कि मैनेजर बनने के लिए भैया ये डिग्री चाहिए? अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या बोल रहा है? Whereas there is no legal restriction on appointment of manager. Anyone can become a manager irrespective of the educational qualification. कोई भी मैनेजर बन सकता है, साइंस वाला भी बन सकता है, कॉमर्स वाला भी बन सकता है, ह्यूमैनिटीज वाला भी बन सकता है। कोई भी रेस्ट्रिक्शन अभी नहीं है। प्रेजेंटली ये कोई फीचर नहीं है, बट शायद आने वाले टाइम में कोई ना कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मैनेजमेंट में भी आ जाए, शायद। अभी ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है कि हमारे पास प्रोफेशन में प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं। क्या मैनेजमेंट में भी है? मैनेजमेंट में भी है बच्चों, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट अभी उसका मेंबर बनना सारे मैनेजर्स के लिए कंपलसरी नहीं है। तो क्या बोल रहा है? देखो, इन केस ऑफ मैनेजमेंट वेरियस मैनेजमेंट एसोसिएशंस आर सेटअप, जैसे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, बट लीगली इट इज नॉट कंपलसरी फॉर मैनेजर्स टू बिकम अ पार्ट। उनको अभी पार्ट बनना कंपलसरी नहीं है, तो ये वाला फीचर भी अभी तो मैच नहीं होता। ठीक है। उसके बाद एथिकल कोड्स। देखो, ऑफ कोर्स एक प्रोफेशन से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एथिक्स को फॉलो करेगा, तो मैनेजमेंट में भी अभी आजकल ये एम्फेसिस बढ़ रहा है, इंपॉर्टेंस बढ़ रही है कि हाँ, मैनेजर्स को भी एथिकल होना चाहिए, मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है? In case of management, there is a growing emphasis on ethical behavior of managers. The All India Management Association has devised the code of conduct for Indian managers. लेकिन लीगली अभी ये कंपलसरी नहीं है, अभी कंपलसरी नहीं है AIMA को फॉलो करना, तो मे बी फ्यूचर में हो जाए, है ना। नेक्स्ट, सर्विस मोटिव। प्रोफेशन में तो आपको सर्व करना ही करना है ना। लेकिन बिजनेस में आपका मोटिव सिर्फ सर्व करना नहीं है, बिजनेस में आपका मोटिव हो सकता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाने के लिए कई बार आप सिर्फ सर्विसेज में डील नहीं करते, गुड्स में भी डील करते हो, और कई बार आप प्रॉफिट कमाने के लिए वो चीजें भी करते हो जो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए शायद बहुत दूर तक इतनी अच्छी ना हो। अभी तो अच्छी है, शायद बहुत दूर तक ना हो। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रहा है, बट पॉल्यूशन भी तो हो रहा है, लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो पॉल्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं, है ना। तो क्या बोल रहा है? द बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज अचीवमेंट ऑफ मैनेजमेंट गोल। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ बिजनेस द गोल कैन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो सर्विस मोटिव अभी इसके अंदर नहीं आता। तो ऑन कंपेयरिंग हम ये बोल सकते हैं कि प्रेजेंटली सारे फीचर नहीं आते मैनेजमेंट में, बट वेरी सून शायद ये इंक्लूड कर दिए जाएं। तो हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन। अभी तो प्रोफेशन नहीं है, बट शायद फ्यूचर में बन जाए। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है? तो हम बोलेंगे कि भैया इनएग्जैक्ट, मतलब प्रॉपर तो नहीं है। क्या हम ये बोलेंगे मैनेजमेंट आर्ट है? तो हम बोलेंगे यस, मैनेजमेंट आर्ट है। क्या हम ये बोलेंगे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है? तो हम बोलेंगे नो, अभी तो प्रोफेशन नहीं है, बट शायद इन फ्यूचर ऐसा हो जाए कि हम मैनेजमेंट को प्रोफेशन मान लें। सही हो गया बच्चों। अब आते हैं बेटा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? बेटा, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन में चीजें मैनेज करने के लिए ऑफ कोर्स एक इंसान तो नहीं होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया गया 3 पार्ट्स में, यानी ऑर्गेनाइजेशन को बांट दिया गया 3 टुकड़ों में, डिवीजन कर दिया गया। तो जब बांटा तो इस तरीके का ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना ही बनाना है। देखो, 3 पार्ट हो गए। सबसे पहले पार्ट में हमने रखे जो बिल्कुल सबसे ऊपर क्रीम लोग हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा पावर्स हैं, इसको क्या बोलते हैं? टॉप लेवल। इसको क्या बोलते हैं? टॉप लेवल। फिर हमने बीच में रखे जो अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं, जो अपने अपने डिपार्टमेंट के बॉस हैं, उनको बोलते हैं बच्चों मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है। फिर हमने सबसे नीचे रखे जो वर्कर्स के साथ जुड़ के उनसे काम करवाएंगे, जो वर्कर्स को अच्छे से सुपरवाइज करेंगे, जो वर्कर्स को काम देंगे, वर्कर्स की क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, प्रोडक्ट अच्छा बन रहा है नहीं बन रहा है इस पे ध्यान देंगे। तो उसको बोलते हैं हम तीसरे नंबर पे, जिनको हम बोलते हैं सुपरवाइजरी या फिर लोअर लेवल या फिर ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। तो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है बच्चा। सबसे ऊपर टॉप लेवल, जो सबसे ऊपर होगा, ऑर्गेनाइजेशन के सबसे पावरफुल लोग इसी में आएंगे, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन,
जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, यानी बहुत सारे ऑफिसर्स जो अपने ऑर्गेनाइजेशन में सुप्रीम लेवल पे होते हैं, सब टॉप लेवल पे होते हैं। मिडिल लेवल में कौन होते हैं? सारे डिपार्टमेंटल हेड्स, अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड्स, अपने अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर्स। जैसे प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स के लिए सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग मैनेजर, यानी अपने डिपार्टमेंट के बॉस, वो मिडिल लेवल में आते हैं। परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना। इसी तरीके से बच्चों सुपरवाइजरी या लोअर लेवल पे वो लोग आते हैं जो वर्कर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। जैसे सुपरवाइजर्स जो सुपरवाइज करेंगे वर्कर ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। फॉरमैन आता है, सेक्शन ऑफिसर आता है, इसी के साथ साथ क्लर्क आता है। ये सब लोअर लेवल पे होते हैं बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। डन। अब देखो टॉप लेवल में सीईओ बॉस होता है ना। सीओओ है, अच्छा सबसे पहले चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जो मेन ऑपरेशंस को देखता है कि ऑपरेशन ठीक से हो रहे हैं नहीं हो रहे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ, जो हेड होता है एग्जीक्यूटिव्स का। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, जो मार्केटिंग का हेड होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी, मेन बहुत पावरफुल होता है। प्रेसिडेंट, सीएफओ, फाइनेंस का हेड। तो सबसे ऊपर जो लोग है ना वो टॉप लेवल पे बैठते हैं बेटा। चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब बेटा इनके पास मैक्सिमम अथॉरिटी होती है, सबसे ज्यादा पावर होता है। अब जैसे जैसे नीचे चलेंगे तो पावर कम होती चली जाएगी। तो देखो यहाँ पे अथॉरिटी नीचे की तरफ जा रही है कि जैसे जैसे नीचे जाएंगे पावर कम होती चली जाएगी, और जवाबदेही जैसे जैसे ऊपर आएंगे बढ़ती चली जाएगी। तो इनकी सबसे कम जवाबदेही होती है, इनको जवाब देना है, इनको जवाब देना है। तो जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, जवाब किसको देना है। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो बढ़ेगी ये पावर, जैसे जैसे नीचे जाओगे कम होती चली जाएगी। ठीक है। अच्छा सर, टॉप लेवल क्या क्या करता है भाई? सबसे पहले सारे एलिमेंट्स को एक साथ लेके चलता है, इंटीग्रेट करके चलता है, इकट्ठा करके चलता है। टॉप लेवल लड़ाई नहीं होने देता ऑर्गेनाइजेशन में, सबको एक साथ लेके चलता है। वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब टॉप लेवल ध्यान रखता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में वेलफेयर है, खुशहाली है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। उसके बाद बिजनेस एनालाइज करता है एनवायरनमेंट को, यानी कि जितना भी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास जो भी हो रहा है उसको एनालाइज करना, उसके हिसाब से पॉलिसीज बनाना, ऑर्गेनाइजेशन को उसके हिसाब से चलाना, है ना ये। उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल होता है सारी एक्टिविटीज के लिए। मैंने बोला ना कि जितना ऊपर है उतनी ज्यादा जवाबदेही है। ऑर्गेनाइजेशन फेल हो गई तो टॉप लेवल वालों को ही पकड़ा जाएगा कि भाई तुम क्या कर रहे थे, समझे। इसके बाद आउटसाइड वर्ल्ड के साथ लाइजन बनाना। लाइजन का मतलब होता है कॉन्टैक्ट बना के रखना भाई, मीडिया के साथ, गवर्नमेंट के साथ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ, सबके साथ मिलजुल के चलना पड़ता है। उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करना है। तो टॉप लेवल का काम काफी कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल होता है, बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए इनके पास पावर्स भी होती हैं। तो फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल अच्छे से एक बार मार्क कर लो। फिर मिडिल लेवल पे कौन लोग होते हैं? ये बच्चों एक लिंक है किस किस के बीच में? टॉप और लोअर लेवल के बीच में। इसमें अपने अपने डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, मैंने आपको बता दिए, है ना। ये सब अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। अब इनका क्या काम है? जो भी टॉप लेवल ने प्लान्स बनाए हैं उनको एग्जीक्यूट कराना, जो भी पॉलिसीज फ्रेम करी हैं उनको नीचे लेवल तक इंटरप्रिटेशन करना। ये मेक श्योर करते हैं कि इनके डिपार्टमेंट में स्टाफ पूरा है। नेसेसरी पर्सोनेल का मतलब जितने भी लोगों की जरूरत है इनके डिपार्टमेंट में पूरा है। प्रोडक्शन मैनेजर ही तो बताएगा ना कि प्रोडक्शन के लिए कितने लोग चाहिए। एचआर मैनेजर ही तो देखेगा ना कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग अच्छे से काम कर पा रहे हैं। तो अपने डिपार्टमेंट में नेसेसरी स्टाफ को रखना इनका काम है। उसके बाद नेसेसरी ड्यूटीज असाइन करना। नेसेसरी ड्यूटीज असाइन करने का क्या मतलब होता है? नेसेसरी ड्यूटीज असाइन करने का मतलब होता है कि इनको प्रॉपर्ली ये बताया जाता है कि भैया आपका क्या काम है अपने डिपार्टमेंट में, पूरे डिपार्टमेंट को काम देना। प्रोडक्शन मैनेजर ही तो बताएगा ना ये बनाओ, इतना बनाओ, ऐसे बताओ, ठीक है। उसके बाद मोटिवेट करना एम्प्लॉइज को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना कि भैया इस डायरेक्शन में चलो, इस तरीके से चलो। अगर तुम गलत काम करोगे तो तुम्हारी सैलरी कम हो जाएगी, अच्छा काम करोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, इसीलिए अच्छे से काम करो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफॉर्म करो। तो मोटिवेट करके रखते हैं अपने डिपार्टमेंट में लोगों को। कोऑपरेट करके चलना अदर डिपार्टमेंट्स के साथ, कोऑपरेशन बना के चलना। और जितनी भी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की एक्टिविटीज हैं, यानी लोअर लेवल जो भी कर रहा है उस पर नजर इनको बनानी है। अगर वो गलत करेंगे तो फिर रिस्पॉन्सिबल ये लोग होंगे। तो इनकी जिम्मेदारी होती है कि इनका डिपार्टमेंट भी अच्छा काम करे और लोअर लेवल से भी यही जुड़े हुए हैं
तो इन्हीं को करा के चलना है उनके साथ भी, ठीक है बेटा। तो ये फंक्शंस होते हैं मिडल लेवल के। इसके बाद लास्ट आता है हमारे पास लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल या सुपरवाइजरी लेवल। तो बोल रहा है दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट, फॉरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव। बेटा कई बार ना एग्जाम्पल लिखने को आ जाता है कि लोअर लेवल पे काम करने वाले 4 लोगों का एग्जाम्पल दो, तो आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले सुपरवाइजर, इसका काम होता है सुपरवाइज करना, नजर रखना वर्कर्स पे। सुपरिटेंडेंट, इसका काम होता है कि भैया अगर कोई वर्कर को प्रॉब्लम है तो उसकी बात सुनो, उसको रिसोर्स अरेंज करा के दो। इसी तरीके से सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव, अब देखो डिपार्टमेंटल हेड तो कौन है, मिडिल लेवल वाला, लेकिन उसने एक छोटा बॉस भी बनाया होता है कि कोई दिक्कत है चलो इससे चर्चा कर लेना, उसको बोल देते हैं सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ऐसे ही बच्चों फॉरमैन, ऐसे ही बच्चों क्लर्क, ये सब इस लेवल पे आते हैं, लोअर लेवल पे, ठीक है। इनका काम है अच्छी वर्किंग कंडीशंस बना के देना वर्कर को, है ना। वर्कर को अच्छी वर्किंग कंडीशंस दो तभी तो वो काम कर पाएंगे। नंबर 2, वर्कर की सेफ्टी का ध्यान रखना, उनको चोट ना लगे। अच्छे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना कि भैया काम गुड क्वालिटी होना चाहिए, काम खराब नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ वेस्टेज ऑफ मटेरियल को ध्यान देना कि ना हो। अगर मटेरियल वेस्ट होगा फिर एफिशिएंसी नहीं आएगी ना, एफिशिएंसी चाहिए तो वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्वालिटी, क्वांटिटी, इस सब का ध्यान रखना लोअर लेवल का ही काम होता है। तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तीनों का अपना अपना काम है और तीनों का काम करना जरूरी है बेटा। तो फंक्शंस ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जरूर आने चाहिए आपको, ठीक हो गया। परफेक्ट, परफेक्ट सर। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बस लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए, चैप्टर खत्म होने वाला है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया 5 फंक्शंस हैं, याद करो कौन कौन से। पोस्ट डीसी, पोस्ट डीसी, हर ऑर्गेनाइजेशन को इन फंक्शंस को फॉलो करना ही करना है। कौन कौन से हैं? पोस्ट डीसी। सर पोस्ट डीसी का क्या मतलब है? सबसे पहले करनी है प्लानिंग। पी मतलब प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब कि आपको जो भी काम करना है, सपोज मैंने बोला कि हमने ये प्लान करा कि हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सेल इस बार 50% से बढ़ानी है, तो अगर 50% से सेल बढ़ानी है तो उसका प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा। कौन सा प्रोडक्ट किस कॉस्ट पे बनना चाहिए, कैसे मार्केटिंग करेंगे, कहां कहां जाके मार्केटिंग करेंगे, कस्टमर को क्या क्या सर्विसेज देंगे, प्रॉपर ब्लूप्रिंट बनना चाहिए कागज पे, उसको बोलते हैं प्लानिंग करना। इट डिटरमाइंस इन एडवांस, प्लानिंग में एडवांस में पहले से डिसाइड हो जाता है क्या होगा, व्हाट इज टू बी डन, कब होगा, व्हेन इट इज टू बी डन, हु इज टू डू, कौन करने वाला है। तो ये फंक्शन गोल सेट करता है एडवांस में और तरीके ढूंढता है कि उसको कैसे अचीव करें। अब मैंने ये बोला कि प्लानिंग हो गई, अब क्यों ना डिपार्टमेंट बना लिए जाए कि भैया 50% अगर सेल बढ़ानी है तो सेल्स डिपार्टमेंट पे ध्यान दिया जाए, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग अच्छे से करे, फाइनेंस वाला पैसा अच्छे से थ्रो करे, भाई पैसा लगेगा ना हर काम में। इसी तरीके से हर काम को बांट दिया जाता है प्रॉपर्ली, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अब जैसे मैं क्या करता हूं, मैंने 100 डेज की प्लानिंग करी, फिर मैंने अकाउंट्स को हफ्ते में रखा कि हाँ हफ्ते में मुझे 3 दिन अकाउंट्स चलाना है, 2 दिन मैं इको चलाऊंगा और 1 दिन मैं बीएसटी चलाऊंगा। अगर मैं 1 दिन बीएसटी चलाऊंगा और मैं 1 शॉट सारे चैप्टर्स कराऊंगा, 12 चैप्टर हैं तो मुझे 12 हफ्ते में 12 चैप्टर मैं करा दूंगा। जैसे इस महीने में 4 करा दूंगा, अगले महीने में 4 करा दूंगा, अगले महीने में 4 करा दूंगा, तो खत्म, सिलेबस खत्म, 100 डेज के अंदर अंदर हो गया, नहीं हो गया। इसी तरीके से इको के 2 दिन आ गए तो 1 मंथ में 8 डेज आ गए, 2 में 16, 3 में 24, इतने ही चैप्टर हैं, खत्म। अकाउंट्स के मैंने 3 डेज रखे, तो मैंने पूरा प्लान बनाया, डिवाइड कर दिया, ये मैंने करा ऑर्गेनाइज, है ना, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? अ फंक्शन जिसमें हम ड्यूटीज असाइन करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं टास्क की, अथॉरिटी एलोकेशन करते हैं रिसोर्सेज को, ये सब ऑर्गेनाइजिंग में होता है। स्टाफिंग का क्या मतलब होता है? सही इंसान को लेके आना, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये स्टाफिंग में आता है। डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है बच्चों? डायरेक्शंस देना, इंस्ट्रक्शंस देना एम्प्लॉइज को कि ये करो, इस तरीके से करो, उनको मोटिवेटेड रखना, सब डायरेक्टिंग में आता है। और कंट्रोलिंग का मतलब हम मैच करते हैं कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है, क्या वो प्लान्ड परफॉर्मेंस के हिसाब से हुआ भी है या नहीं हुआ है। यानी मैं हर वीक के एंड में देखता हूं कि जो मैंने प्लान किया था क्या उस हिसाब से हो गया, तो मैं कंट्रोलिंग कर रहा हूं। तो पहले प्लानिंग करूंगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग करूंगा, फिर स्टाफ के बारे में सोचूंगा, फिर डायरेक्टिंग करूंगा और फिर कंट्रोलिंग करूंगा। 5 फंक्शंस हैं, इनकी अभी आपको बस डेफिनेशन याद रखनी है।
इसके बाद हम इनके 5 चैप्टर भी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है बच्चों हमारे पास आखिरी टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। बड़ा ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है। देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन का मतलब आप इस वीडियो से ही समझ सकते हो। आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर इस वीडियो में मेरी वीडियो आगे पीछे चले और मेरी आवाज आगे पीछे चले तो क्या आपको कुछ समझ में आएगा? क्या कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो मेरा वीडियो और मेरा ऑडियो सिंक होना चाहिए, यानी एक लाइन में होना चाहिए, मैच करना चाहिए, तभी तो समझ में आएगा, तभी तो अच्छी चीजें होंगी। इसी तरीके से जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो क्या ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, उन सबके अपने अपने गोल्स होते हैं, उन सबके अपने अपने एफर्ट्स होते हैं, तो उन सबके गोल्स, उन सबके एफर्ट्स एक ही लाइन में होने चाहिए, एकदम सिंक करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एम्प्लॉय का फोकस तो बस अपने ही घर पे रहता है, एक का फोकस ऑर्गेनाइजेशन पे रहता है, तो दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग काम कर रहे हैं ना। एक अपने बारे में सोच रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहा है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करेगा, एक सिर्फ अपना बेनिफिट निकालेगा, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प नहीं करेगा। और हमें ऐसा लग रहा है कि 2 लोग हेल्प कर रहे हैं तो गोल्स अचीव नहीं होंगे। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि जितने भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वो सब मिलजुल के एक साथ काम कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग। सिंक्रोनाइजिंग का मतलब एक साथ, एक लाइन में, एक डायरेक्शन में लेके चलना। द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एक्टिविटीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, इसी को हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स को एक साथ लेके चलना, एक डायरेक्शन में लेके चलना, इसी को हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। ठीक हो गया? देखो क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छे से प्रोडक्शन करे, सामान टाइमली बना के दे, मार्केटिंग वाला उसको बढ़िया तरीके से मार्केटिंग करे, एडवर्टीजमेंट वगैरह अच्छे से करे। जब ये भी अपना काम अच्छे से करेगा तो सेल्स वाले की सेल्स अच्छी आएगी, सेल्स अच्छी आएगी तो पैसा अच्छा जनरेट होगा, तो इन सबकी सैलरियां बढ़िया निकलेंगी। तो देखो एक से दूसरा जुड़ा हुआ है। एक भी अपना काम अच्छे से नहीं करेगा तो हमारा गोल अचीव नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक श्योर कि हम अच्छे तरीके से हर एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज करके चले, एक साथ लेके चले। ठीक हो गया बेटा? इसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। कई बार सवाल ये आता है कि व्हाट इज नोन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैं लास्ट ईयर जब पढ़ा रहा था तो मुझे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आया था कि जब हम मैगी बनाते हैं, अगर मैगी मसाला ना डालो ना, फिर वो मजा नहीं आता, है ना। मैगी मसाले के साथ ही अच्छी लगती है। आप नॉर्मल नमक मिर्च डालोगे, आप यार ये क्या बन गया। मैगी बेस्ट वर्क करती है मैगी मसाले के साथ। इसी तरीके से जो मैनेजमेंट है ना, वो बेस्ट काम करता है जब उसके अंदर कोऑर्डिनेशन हो, जब सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को अपलिफ्ट करने में लगे हो, ना कि एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हो। तो हमें यह समझना है कि हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का मसाला है। यानी मैनेजमेंट बेकार है विदाउट कोऑर्डिनेशन। हर डिपार्टमेंट का एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एम्प्लॉय का एक दूसरे का साथ देना बहुत इंपॉर्टेंट है, टीम स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुपिंग करके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हमारे गोल्स अचीव नहीं होंगे। देखो क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस। एसेंस का मतलब सबसे इसेंशियल एलिमेंट, सबसे इसेंशियल एलिमेंट। तो देखो बोल रहा है कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन से हम यूनाइटेड होकर काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, और इंटीग्रेट करता है अलग अलग एक्टिविटीज को, राइट। इट इज कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है अगर आपको सारे फंक्शंस एक साथ परफॉर्म करने हैं। भाई आपको 5 फंक्शन परफॉर्म करने हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सब काम एक साथ तभी होगा अगर कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन नहीं है तो नहीं हो पाएगा। तो देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन प्लानिंग से ही शुरू हो जाता है, कि जहां पे टॉप मैनेजमेंट प्लान बनाता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लेके प्लान बनाया जाता है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्लान्स के आधार पे आपका स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है बच्चों नक्शा, नक्शा ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नक्शा मतलब ब्लूप्रिंट, यानी कि बेसिकली कितने डिपार्टमेंट होंगे,
कितने डिपार्टमेंट में कितने लोग होंगे, किस डिपार्टमेंट को कितना काम बांटा जाएगा। जैसे स्कूल में होता है ना, कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज, फिर कितने टीचर्स होंगे, कौन से टीचर कब क्या पढ़ाएगा, कितने टेस्ट होंगे, वो पूरा ब्लूप्रिंट होता है। इस पूरे ब्लूप्रिंट को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर, राइट। तो सबसे पहले प्लानिंग उसी तरीके से होगी, फिर प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगा, फिर उसी हिसाब से स्टाफ की जरूरत होगी कि कॉमर्स डिपार्टमेंट में कितने, साइंस डिपार्टमेंट में कितने, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट में कितने, स्टाफ को लाया जाता है। फिर हम एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से कराते हैं, डायरेक्शंस दिए जाते हैं, डायरेक्टिंग होता है, और फिर कंट्रोलिंग में हम मेक श्योर करते हैं कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। डिस्क्रिपेंसी मतलब जो प्लान बनाया था और जो काम हो रहा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम ये मेक श्योर करते हैं, वी मेक श्योर कि कहीं पे भी कोई भी गड़बड़ नहीं है। तो देखो सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं तभी तो गोल अचीव होगा, यही तो कोऑर्डिनेशन है, सबको एक साथ करना है। तो कोऑर्डिनेशन सबसे पहले चाहिए सो दैट सारे डिपार्टमेंट सारे फंक्शंस को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाए, ठीक है। नंबर 2, इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स, हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन चाहिए। भाई टॉप लेवल को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, सारी एक्टिविटीज को एक साथ लाना पड़ेगा कि कोई भी एक्टिविटी किसी डिपार्टमेंट के अगेंस्ट ना हो। मिडल लेवल को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, भाई प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे की हेल्प करें। अब प्रोडक्शन वाला अगर सामान बना के ही नहीं दे रहा तो सेल वाले का बिकेगा ही नहीं। फाइनेंस वाला अगर पैसे ही नहीं दे रहा तो परचेज वाला रॉ मटेरियल कहां से खरीदेगा। तो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में भी। तो टॉप लेवल पहले पॉलिसीज, एक्टिविटीज सबको एक साथ लेके चले, मिडल लेवल सारे डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट करके चलें, और लोअर लेवल पे वर्कर्स को आपस में कोऑर्डिनेशन कराना है कि वर्कर्स, देखो अगर वर्कर्स बिखर जाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, मिलके काम करेंगे तो यूनाइटेड रहेंगे, पावरफुल रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन इज मस्ट फॉर सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए और सक्सेस के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन तभी सक्सेसफुल होगा अगर उसके अंदर कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता मेरा बेटा, ठीक हो गया। तो कोऑर्डिनेशन इज required to perform all the functions, it is needed at all the levels and it is essential for organization survival and growth। ये लिखना है एसेंस में। therefore we can say that all the functions are flowers and coordination is the thread that ties these flower to form the garland। क्या लाइन है, ये आपको पता होना चाहिए कि सारे फंक्शंस को एक साथ जोड़ने वाला धागा है, तभी माला बनेगी, समझे, परफेक्ट। लास्ट आता है बच्चों हमारे पास नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, फिर चैप्टर खत्म। नेचर क्या है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट का मतलब होता है कि जितने भी ग्रुप्स काम कर रहे हैं, भाई जितने भी ग्रुप्स काम कर रहे हैं अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे तो बिखर जाएंगे, है ना। तो उनको सेम डायरेक्शन पे रखना कि भैया हमारा यही गोल है। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सपोज आप कोई क्रिकेट मैच ले लो, अब क्रिकेट मैच में बैटिंग डिपार्टमेंट, बॉलिंग डिपार्टमेंट, फील्डिंग डिपार्टमेंट, तीनों डिपार्टमेंट को एक साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटिंग ने अच्छा करा, बॉलिंग ने अच्छा नहीं करा, हार जाएंगे। बॉलिंग ने अच्छा करा, फील्डिंग ने अच्छा नहीं करा, फिर हार जाएंगे। बॉलिंग बैटिंग दोनों अच्छी हुई बट फील्डिंग अच्छी नहीं हुई, फिर भी हार जाएंगे। तो तीनों को एक साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक कैप्टन कोऑर्डिनेट करता है, हमारी बैटिंग भी अच्छी हो, हमारी बॉलिंग भी अच्छी हो, हमारी फील्डिंग भी अच्छी हो। तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। द कॉन्सेप्ट अप्लाई टू ग्रुप एफर्ट्स एज डिफरेंट इंडिविजुअल्स कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। मैंने बोला ना, एक बैटिंग वाले हैं, एक बॉलिंग वाले हैं, एक फील्डिंग वाले हैं, तो तीनों का अलग अलग बैकग्राउंड है, तीनों का अलग अलग स्टाइल है, तो हमें जरूरत पड़ेगी कि हम उनको यूनिफाई कर पाए, सही है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स, इंटीग्रेट्स का मतलब, इंटीग्रेट का मतलब उनकी एक्टिविटीज को साथ लाना, एक साथ लेके आना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी, यूनिटी का मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, नो कॉन्फ्लिक्ट। एक मैनेजर हमेशा ये प्रयास करता है कि यूनाइटेड रहे ऑर्गेनाइजेशन, टूटे नहीं। भाई मिलजुल के काम कर रहे हैं लेकिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दिक्कत है ना। तो एक साथ भी चलना है और बिना लड़े चलना है। क्या लिख रहा है, कोऑर्डिनेशन एम्फसाइजेस ऑन यूनिफाइंग द एफर्ट्स। आप यूनाइटेड रहो बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बिकॉज अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उससे डैमेज होगा ऑर्गेनाइजेशन को। तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि दोनों का मतलब क्या है। दोनों सिमिलर हैं बट स्टिल अलग अलग है। पहले वाला बोल रहा है कि हम लोग एक दूसरे डिपार्टमेंट को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है, और दूसरा बोल रहा है लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, राइट। तीसरा क्या बोल रहा है, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है।
कॉन्टिन्यूस का मतलब कभी खत्म नहीं होगा बेटा, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगा तब तक कोऑर्डिनेशन चाहिए, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के कोई एंटरप्राइज चल ही नहीं सकता। तो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाने के लिए वी नीड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब यूनिवर्सल, सबको चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर डिपार्टमेंट में, हर तरीके से वी नीड कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कॉन्टिन्यूअस, नेवर एंडिंग, है ना। एंड नंबर 4 परवेसिव, सबको चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। इसके बाद इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर। अब बेटा चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर हो, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजर हो, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजर हो, हर मैनेजर को अपने डिपार्टमेंट में अपने लोगों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। टॉप लेवल वालों को टॉप लेवल एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करनी पड़ेंगी, मिडिल वालों को मिडिल लेवल एक्टिविटीज, लोअर वालों को लोअर लेवल एक्टिविटीज। तो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। उसके बाद इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब बहुत केयरफुली आपको इसको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए बहुत सिग्निफिकेंट भी है। तो ये एक बहुत डेलिब्रेट चीज है जिसको आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर डेलिब्रेट का मतलब क्या। डेलिब्रेट का मतलब जिसको बहुत शिद्दत से करा गया हो, जिसको बहुत अच्छे से करा गया हो, जिसके बिना चीजें खराब हो जाएंगी, है ना। तो क्या बोल रहा है, एवरी मैनेजर ट्राइज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड केओस। देखो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कंफ्यूजन होगा, केओस होगा, है ना भाई। अगर एक कैप्टन ये नहीं बताता कि बैटिंग ऑर्डर में पहले कौन जाएगा बाद में कौन जाएगा, सारे बैट्समैन तैयार हो जाएंगे, केओस हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। बट अगर उसने मैच की पिछली रात ही सब बता दिया कि ये सिचुएशन होगी तो ये पहले बैटिंग करेगा, ये होगी तो ये पहले करेगा, इस तरीके से चलेगा, तो नो कंफ्यूजन, नो केओस, कोऑर्डिनेशन अच्छे से काम कर रहा है। तो डेलिब्रेट प्रोसेस है ये। अ मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स इन कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर। ठीक हो गया बेटा। लास्ट आता है हमारे पास, वाई कोऑर्डिनेशन इज सो इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है। नंबर 1, ग्रोथ इन साइज। बेटा जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो जाता है तो मोर पीपल, ज्यादा लोग आ जाएंगे, मोर बैकग्राउंड्स, सब लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आएंगे। जब अलग अलग लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं तो मोर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, उतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े के चांस। तो लड़ाई झगड़ा ना हो इसीलिए तो होता है कोऑर्डिनेशन। तो क्या बोल रहा है, द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मोर नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, सो देयर इज मोर नीड टू ब्रिंग देम टुगेदर। हमें उनको साथ लेने की जरूरत ज्यादा है। तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत कब पड़ेगी, जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है। नंबर 2, जब ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल डिफरेंशिएशन है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब हुआ, फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ जब ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस के आधार पे डिवीजन हुआ है। यानी हमने डिपार्टमेंट ऐसे बनाए हुए हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये एक फंक्शन है ना, इसका काम है प्रोडक्शन करना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इसका काम है मार्केटिंग करना। सेल्स डिपार्टमेंट, इसका काम है माल बेचना। आप मुझे बताओ, अगर इसने मार्केटिंग बढ़िया कर दी, इसने सामान ही नहीं बनाया तो ये बेच भी नहीं पाएगा। इसने बना दिया, इसने मार्केटिंग अच्छे से नहीं करी, ये बेच नहीं पाएगा। इसने बना दिया, इसने मार्केटिंग बढ़िया से कर दी, इसने बेचने का एफर्ट ही नहीं करा, क्या तीनों ही केसेस में ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगा। तो हमने जब फंक्शंस के आधार पर डिपार्टमेंट्स बनाए हैं तो इन फंक्शंस का आपस में कोऑर्डिनेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को तन मन धन से प्रॉफिट के बारे में सोचना पड़ेगा। इसको सोचना पड़ेगा मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं जिससे बढ़िया प्रॉफिट बने। इसको सोचना पड़ेगा ऐसे मार्केटिंग करूं कि माल खूब बिके। इसको सोचना पड़ेगा मैं वो सेल्स टेक्निक्स लगाऊं ताकि कस्टमर फटाफट खरीदे और प्रॉफिट हो, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो जब भी फंक्शंस के आधार पे इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर मे बी सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, तो हर डिपार्टमेंट के अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, अपना काम करने का तरीका होता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन को ये चाहिए, मतलब एक मैनेजर को ये चाहिए कि वो सबको आपस में कोऑर्डिनेट करे। कोऑर्डिनेशन रिमूव सच बैरियर्स, इनके आपस में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बैरियर्स हैं, उसे हटाए और सबको साथ लेके चले। तो कोऑर्डिनेशन कब चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा हो या फिर जब ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस के आधार पर डिपार्टमेंट्स बने हुए हो, है ना। द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इज अकम्प्लिश्ड बाय कोऑर्डिनेशन। और तीसरा और आखिरी होता है स्पेशलाइजेशन। जब एक ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ा हो जाता है ना बच्चों,
तो हर चीज के लिए स्पेशलिस्ट को अपॉइंट किया जाता है कि भैया फाइनेंस के लिए हम अपॉइंट करेंगे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, सेल्स के लिए हम अपॉइंट करेंगे जो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स होंगे जिन्होंने सेल्स में ही सब कुछ करा हुआ है, मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को एग्जीक्यूट करेंगे, लेके आएंगे। तो बच्चों जब भी ये सारे एक्सपर्ट्स आते हैं ना, तो थोड़ी सी एक्सपर्ट्स को ये तो होता ही है कि हाँ मैं बहुत नॉलेजेबल हूं। अगर मैं बहुत नॉलेजेबल हूं तो मेरे से ज्यादा किसी को कुछ पता नहीं, मेरे से ज्यादा किसी को कुछ पता नहीं तो मैं सबसे ज्यादा समझदार हूं। अब जब ऐसे लोग एक साथ बैठते हैं ना, जो ये नहीं समझते कि दूसरा भी समझदार है, तो लड़ाई झगड़े के चांस बढ़ते हैं। तो जब भी ऐसे लोग साथ में आएंगे जहां पे सारे अपने अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, तो कई बार लड़ाई झगड़े के चांस बन जाते हैं। उसको खत्म करने के लिए मैनेजर को कोऑर्डिनेशन चाहिए। उसको मेक श्योर करना पड़ता है कि सारे प्रोफेशनल्स आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्पिटिटर को हराएं रादर देन आपस में कॉम्पिटिशन ना हो जाए। यह ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या बोल रहा है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन को इंप्लॉय करने पड़ते हैं स्पेशलिस्ट, और इनको ऐसा लगता है कि दे आर द ओनली क्वालिफाइड पीपल, और वो हमेशा सही डिसीजन लेते हैं। तो इनको अगर ऑल ऑफ देम वर्क इन देयर ओन वे, तो कई बार केओस होगा, यानी लड़ाई झगड़ा होगा, कंफ्यूजन होगा। तो जरूरत पड़ती है कि इनको हम कोऑर्डिनेट करके चलें ताकि ये सब कॉमन डायरेक्शन में काम करें और हमें इनसे मैक्सिमम बेनिफिट हो सके, राइट। तो कोऑर्डिनेशन कब कब चाहिए, जब ग्रोथ हो रही है। नंबर 2, जब फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, यानी फंक्शंस के आधार पर डिपार्टमेंट बने हुए हैं। नंबर 3, जब स्पेशलाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन में। तो क्या कंक्लूजन है, कोऑर्डिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में, जिनमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं, मोर नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, मोर नंबर ऑफ एक्सपर्ट होते हैं। छोटे में कम भी कोऑर्डिनेशन हो तब भी चल जाता है ना। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा, कोऑर्डिनेशन की जरूरत भी बढ़ती चली जाएगी। तो बच्चों सबसे पहला चैप्टर मैनेजमेंट, सबसे पहले आपको इसका मीनिंग याद करना है अच्छे से। मीनिंग के अंदर 3 मेन चीजें थी, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, है ना। फिर इसके फीचर आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, 7 फीचर हैं। फिर इसकी इंपॉर्टेंस आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो सबसे पहला आपका जो होमवर्क है वो है ये टास्क नंबर 1। इसको एक जगह लिख के अच्छे से याद करोगे आप, ठीक है। बिजनेस स्टडीज अब मैं नेक्स्ट वीक में अपलोड करूंगा चैप्टर नंबर 2, बट आप उससे पहले ये अपने टास्क मेरे से होमवर्क में ले लो। टास्क नंबर 1 पहले ये तैयार करोगे, जब ये हो गया फिर आ जाना टास्क नंबर 2 पे। टास्क नंबर 2 है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट तैयार करना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। जब ये हो जाए तो इसके साथ साथ आपको तैयार करने हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स 3 थे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। लेवल्स भी 3 थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। जब ये हो जाए तो आपको तैयार करना है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस कितने थे, 5, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जब ये हो जाए फिर आ जाना टास्क नंबर 3 पे। टास्क नंबर 3 है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सर नेचर ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट को साइंस मानूं, आर्ट मानूं या प्रोफेशन मानूं, है ना। तो इसके अंदर 3 टॉपिक थे। और जब ये हो जाए तो फिर आपको तैयार करना है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के फीचर्स, कोऑर्डिनेशन का मीनिंग, कोऑर्डिनेशन के फीचर्स और कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस। तो बच्चों ये आपके पास पूरा चैप्टर नंबर 1 है, जिसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अच्छे तरीके से रेडी करो, ठीक है। तो अभी तो आपने पूरा समझ लिया। अब अगर आप मेरी बात मानो तो टास्क नंबर 1 ये आप अपना थर्सडे को बैठ के अच्छे से लर्न कर लेना, ये आप अपना फ्राइडे को अच्छे से बैठ के लर्न कर लेना, ये आप अपना सैटरडे को अच्छे से बैठ के लर्न कर लेना। संडे मेरी छुट्टी है और मंडे को मैं नया चैप्टर करा दूंगा आपको, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो इतने आपका ये चैप्टर पूरा हो जाना चाहिए। इसको 3 टास्क में डिवाइड करके लर्निंग कर लेना। समझा तो मैंने पूरा दिया, अब लर्निंग भी करनी है ना बेटा, साथ साथ बिजनेस स्टडीज है, इसको याद भी करना है। तो टास्क नंबर 1 ये थर्सडे को निपटाना, ये फ्राइडे को निपटाना, ये सैटरडे को निपटाना, और पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। परफेक्ट, स्क्रीनशॉट ले लो। परफेक्ट मेरी जान, परफेक्ट। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर समझ में आया होगा।
और हमने इसके पार्ट्स नहीं बनाए, ना मैं आने वाले चैप्टर के पार्ट्स बनाऊंगा, सो दैट आप अच्छे तरीके से एक ही बारी में चैप्टर खत्म करो रादर देन पार्ट्स ढूंढो। देखो अकाउंटेंसी में पार्ट्स बनाने पड़ते हैं, बट आई विल ट्राई कि इस साल हम बीएसटी और इको में कोई पार्ट्स ना बनाए, सारे चैप्टर्स वन शॉट पढ़े, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल वेरी वेरी सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग। और हाँ, भाई के लिए लाइक जरूर कर देना, अपने वीडियोस लाइक कर दिया करो, शेयर करना सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स तक, और जो भी दिल में आए कमेंट जरूर करना, मुझे अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय।